हमने 4 सवाल लिखा है। इसमें सबसे पहले है कि सिख युद्ध से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले क्या है? सिख युद्ध से आप क्या समझते हैं? कोल्ड वार। और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। सिख युद्ध, कोल्ड वार का मतलब हुआ कि दो देशों के बीच मनमुटाव की स्थिति बनी रहना। दो देशों के बीच मनमुटाव की स्थिति बन रहना, कायम रहना। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुए थे उसमें जो अपार जान माल की क्षति हुई थी, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें पहले से ज्यादा क्षति हुई। अब तीसरी विश्व युद्ध न हो, इसको लोग, प्रत्येक देश रोकना चाहता है, बचाना चाहता है, लेकिन एक दूसरे के उत्कर्ष को देकर के, एक दूसरे के क्षेत्र, भाषा, उन्नति को देकर के ईर्ष्या और द्वेष तो रखता है। और यह ईर्ष्या और द्वेष इस प्रकार से रहती है कि यह कब युद्ध का रूप ले लेगी इसका तय नहीं है। एक तरह से समझो कि बारूद बिछे हुए हैं। कोल्ड वार का मतलब क्या हुआ कि बारूद बिछा हुआ है, बस जरूरत है केवल एक चिंगारी की। चिंगारी जब पड़ जाए उसमें सारी दुनिया जो है, क्योंकि दो विश्व युद्ध को देखा है लोगों ने, हम लोग देखे तो नहीं है लेकिन पढ़े हैं, काफी विनाशकारी साबित हुआ है। अगर तीसरी विश्व युद्ध की बारी आई तो फिर क्या होगा? इसलिए इसको रोक, मतलब सबको ही एक दूसरे से जल रहा है, द्वेष रख रहा है, ईर्ष्या रख रहा है, लेकिन यह सामने अभी नहीं आ रहा है। तो है क्या? दो देशों के बीच मनमुटाव की स्थिति है, और मनमुटाव की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? सिख युद्ध कहते हैं। तो कहता है दो देशों के बीच या दो से ज्यादा देशों के बीच जो आपसी मनमुटाव है, इसको हम क्या कहेंगे? सिख युद्ध कहेंगे। अभी हम एक बात कहें, एग्जाम्पल के तौर पर हम पाकिस्तान को ले लें, चाइना को ले लें। आपका सिख युद्ध क्या है? ये जवाब हो गया खत्म। सिख युद्ध क्या है? बस इसका मेन थीम है कि दो देशों के बीच मनमुटाव की स्थिति है। युद्ध का रूप भले जब ले ले, एक तरह से बारूद बिछे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहा है। यह स्थिति क्या है? सिख युद्ध है। ये आपका जवाब हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अभी आपके सामने चीन की बात है और पाकिस्तान की बात है। चीन और पाकिस्तान की बात है। मैं थोड़ा सा आपके विषय वस्तु से अब हट गया हूँ। हटने का मतलब ये नहीं कि मैं पोल साइंस से हट गया हूँ, मैं पॉलिटिकल पर ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो आपका एक क्वेश्चन जो आप लिखे हैं इससे हट गया हूँ। हट ए गया हूँ मैं कि चीन पहले से हमारे जमीन को छेक के रखा हुआ है। जानते हैं ना आप लोग? पेंगोंग झील पर कब्जा किया हुआ था, आप जानते हैं। गलवान घाटी पर कब्जा किया था, जानते हैं। लेकिन भारत की कूटनीति के चलते और भारत की सैन्य व्यवस्था को देखते हुए उसे घुटनों के बल पर आना पड़ा। लेकिन वो अभी मन ही मन तैयारी कर रहा है, तो भारत भी पीछे नहीं रह रहा है। भारत भी तैयारी में है और बड़ी अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है। सारे लोग अफसोस जता रहे हैं, सारे भारत के लोग जो सीरियस
ये पहले थल सेना के क्या थे? अध्यक्ष थे। आज थल जल नभ तीनों सेनाओं को एक सूत्र में बांधने वाले बिपिन रावत जी, बिपिन रावत जी इतना बोल्ड आदमी, ये अपने मरने से एक दो दिन पहले जो बयान दिए थे, मैंने पढ़ा था कि मेरे दोनों दुश्मन यदि मेरे साथ लड़ना चाहे तो मैं दोनों मोर्चा पर एक साथ लड़ सकता हूं, मुझ में क्षमता है, लेकिन पहली गोली मेरी नहीं चलेगी, पहली गोली हमारे दुश्मन की चलेगी, लेकिन जवाब में मेरे ओर से गोली की गिनती नहीं होगी। और आज वो बिपिन रावत हमारे बीच नहीं है। हेलीकॉप्टर से क्या होगा? हेलीकॉप्टर अरे क्रैश कर गया, उनकी बीबी मरी, 14 आदमी मरे हैं। एक आदमी की 45% चला है। मैंने हॉस्पिटलाइज है, और चलाने वाला भी टॉप मोस्ट पायलट और सीडीएस का हेलीकॉप्टर, और वो हेलीकॉप्टर जिसे अमेरिका से खरीदा गया है और बड़ी ऊंची रकम पर खरीदा गया है, और वह कैसे कर गया भाई? ये सोचने की बात है कि नहीं है? लेकिन पूरा विश्व पूरा देश विश्व को इससे क्या लेना देना? आपके देश के बिपिन रावत जी मरे, डोभाल जी मरे, अमित शाह जी मरे, मोदी जी मरे, इससे विश्व को तो कहीं भी मतलब नहीं है, लेकिन पूरे भारत के लोगों को तो मतलब रहना चाहिए। जो आदमी अपनी मर्दानगी का परिचय देते हुए कहता है कि दोनों मोर्चा पर हम लड़ने में सक्षम है, और उसकी एक गोली आएगी तो हम हमारे ओर से गोली की गिनती नहीं रहेगी, इस तरह से जो बातों को करता है, 14 साल का जब एज होता है वो मरा। अंडाणु जो होते हैं परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हेलीकॉप्टर उतना कीमती, वायुसेना का परिवर्तन आएंगे, ठीक है। कर गया क्रैश। ये सवाल कोई पूछने वाला है? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछ रहा है। केवल मीडिया वाले आते हैं, बात करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं कि ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ। अरे भैया यह कैसे क्रैश हुआ? ये बिपिन रावत जी कैसे हमारे बीच से चले गए? ये कोई पूछता है? नहीं पूछता है। जबकि आज इस चीज को पूरे हिंदुस्तान को पूछना चाहिए। होगा क्या? सीबीआई जांच को बढ़ाया जाएगा। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है तो जांच में क्या आएगा? उनमें भी कुछ लक्षण लीपापोती होगा। जानता हूं मैं क्या होगा, लीपापोती होगा। बचपन में आवाज आपकी सुरीली होती है। पुलवामा में हुआ, क्या बन के आया सामने? क्या जांच हो के आया सामने? लीपापोती की सिवा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ और भी लक्षण होते कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं। हैं। जब से ये हार्मोन स्रावित होने लगता है, लेकिन इन दोनों देशों से, मैं रावत जी की बात को छोड़ रहा हूं, इन दोनों देशों से आज हमारी क्या है? मनमुटाव की स्थिति है। अर्थात दोनों देशों से क्या चल रहा है? हमारा शीत युद्ध चल रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि शीत युद्ध क्या है। यह जब गोला और बारूद का रूप ले ले, बस हो गया, बस रह गई ना। शीत युद्ध क्या है? सब कुछ समझ गया शीत युद्ध क्या है ना। 2 नंबर सवाल में ये लिखा है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, या शायद लिखवाया है, याद नहीं है, या यूट्यूब पर भी है, याद नहीं है। गुट निरपेक्षता मतलब यह होता है कि हम किसी गुट के साथ हम शामिल नहीं है। हम किसी गुट के साथ क्या है? शामिल नहीं है।
दोनों में, मेल में भी और फीमेल में, और इसकी विभिन्न अंगों पे बाल का इसका एक गुट बना पे एक ही डिफरेंस है कि जो फेस होता है उसके जिसमें कई देश शामिल हुए या मुझ कहते हैं और इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। रहेगा याद? यह क्या है? अब यह कहने का मतलब यह है कि यह अपनी किसी भी चीज पर, अपने किसी भी संसाधन पर या किसी भी चीज के लिए, किसी दूसरे या अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर यह क्या होगा? निर्भर नहीं रहेगा, या किसी गुट के साथ यह शामिल नहीं होगा। या अपना मन स्वतंत्र रूप से यह अपना रहेगा, जो करना होगा सो करेगा। साल का पहला महीना कोई दिक्कत है क्या? या इसमें एक चीज आपको जानना जरूरी है, 1961 बेलग्रेड जवाहरलाल नेहरू, और सभी गुटों से अलग रहना। गुट निरपेक्षता है, हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। इसी से रिलेटेड सवाल आपका है 3 नंबर में कि तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? क्योंकि भारत को जब आजादी मिली ना, उसके बाद से यह विश्व 2 गुटों में बट गया। यह विश्व क्या हुआ? 2 गुटों में बट गया। एक का नेतृत्व करने लगा अमेरिका, जिसमें पूंजीवादी लोग थे। कौन थे? पूंजीवादी लोग थे। और एक का करने लगा कौन? सोवियत संघ करने लगा, जिसमें कौन थे? साम्यवादी लोग थे। कौन थे? साम्यवादी थे लोग। अब कुछ में कौन हो गए? पूंजीवादी, और कुछ में कौन हो गए? साम्यवादी। लेकिन उसके बाद भी विश्व के लगभग 3/4 देश ऐसे थे जो लगभग बच गए, जो न इसमें शामिल हुए और न इसमें शामिल हुए। तो इसको मिला करके एक नई दुनिया बना, जिसको हम क्या कहते हैं? नई तीसरी दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? जो दोनों गुटों में किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? तीसरी दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी दुनिया, जिसमें एशिया के भी कुछ देश हैं और अफ्रीका के हैं, लैटिन माने अमेरिका के हैं, बहुत सारे देश हैं जो माने इस दोनों गुटों में किसी गुट में शामिल नहीं है। तो जो किसी गुट में शामिल नहीं है वो क्या है? एक अलग है। तो हम उसको क्या कहेंगे? तीसरी दुनिया कहेंगे। और इस तीसरी दुनिया के लोगों में लगभग 48% नहीं बल्कि 50% कहिए लोग क्या हैं? वयस्क लोग, निरक्षर। विकासशील देश है इसमें। कौन देश है? विकासशील देश है। पिछड़े देश भी इसमें हैं, लेकिन पूंजीवादी में तो कुछ पूछना ही नहीं है। वो तो बड़े बड़े जो पूंजीपति वाले लोग होंगे वे ही होंगे। साम्यवादी 2 गुट हुआ, और दोनों से जो बच गया वो क्या हुआ? सपोज आप लोगों में से कुछ लोग कुंदन जी के दल के शामिल हैं और कुछ लोग नीलेश जी के दल में शामिल हैं, तो बाकी कुछ लोग जो बच गए तो वो क्या करेंगे भाई? एक अलग गुट बनाएंगे ना। वो अलग गुट जो होगा वो क्या होगा? तीसरी दुनिया होगा। कोई दिक्कत? सब कर बोल दो ना, यहाँ बोर्ड सब करना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी सुंदर चीज है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन है? बड़ी बात, बड़ी भाई संयुक्त राष्ट्र संघ। ये जान लीजिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना खत्म, वर्साई की संधि से जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, 10 जनवरी 1920 को 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।
किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। क्यों? क्योंकि भविष्य में अब इस तरह के युद्ध कभी नहीं हो, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अपार जान माल की क्षति हुई थी। तो इस तरह की क्षति को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। कब? 10 जनवरी 1920 को। लेकिन जब ये राष्ट्रसंघ की स्थापना तो की गई, लेकिन यह अपने मकसद था इनका यह कि दो देशों के बीच यदि विवाद होता है तो उसको युद्ध में कन्वर्ट न होने दिया जाए, बल्कि बीच का रास्ता निकाल करके शांत कराया जाए। क्या कराया जाए? शांत कराया जाए, शांति बहाल की जाए। मकसद यह था, लेकिन मकसद में यह कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी निजी सेना नहीं थी, और साथ ही सभी जो राष्ट्र थे उनके अपने अपने निजी स्वार्थ थे, और उनके निजी स्वार्थ रहने और साथ ही इनके पास अपनी सेना नहीं होने के कारण यह राष्ट्रसंघ क्या हुआ? अपने मिशन में क्या हुआ? और असफल हो गया। नतीजा यह हुआ कि हिटलर की बात जो मैं करता हूँ आप लोग से बार बार, वह 1933 में जर्मनी के शासक हिंडनबर्ग को अपदस्थ कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ली, और 1 सितंबर 1939 को क्या किया? पोलैंड पर क्या किया? आक्रमण कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हुई? शुरुआत हो गई। यह कब तक चला? यह चला कब तक? 1945 तक। लेकिन यह युद्ध जो था यह प्रथम विश्व युद्ध से भी भयंकर था। इसमें और अपार जान माल की क्षति हुई थी, और अब इस पर क्योंकि अब इस तरह के युद्ध फिर कभी अब नहीं हो, इसलिए 1945 में, कब? 1945 में ही क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र क्या हो जाती है? कब? जब यहाँ से 24 अक्टूबर, यह लिखे पड़े, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। कौन सी का? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। इसका मकसद क्या था कि अब बीच में यदि कभी ऐसी परिस्थिति कोई पैदा होती है जो काफी भयावह होगी, युद्ध का रूप लेगी, तो उसे रोकने का प्रयास यह संस्था करेगी। इसके लिए चार्टर बने, जिसमें 19 अध्याय थे। कितने थे? और 111 धाराएं थी इसमें। कितनी धाराएं थी? 111 धाराएं थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर इस समय कितना है? 193। कितना है? 193 राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं, जिसमें 5 अस्थायी मेंबर होते हैं। 5 क्या होते हैं? अस्थायी मेंबर होते हैं। और 10 क्या होते हैं? 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। तो 5 जो अस्थायी है वह है रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका का नाम मैंने सबसे बाद में लिखा भाई, क्या कोई बात नहीं है, बस रहे ना। और 10 अस्थायी जो है मेंबर, ये क्या होते हैं? ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं और फिर ये हट जाते हैं। भारत भी इसका मेंबर रहा है कई बार, लेकिन अस्थायी मेंबर को बनने के लिए ये सारी शर्तों को फुलफिल करता है। लेकिन इस 5 राष्ट्रों को वीटो का पावर है। क्या पावर है? वीटो का पावर है। और वीटो का पावर का मतलब हुआ निषेधाधिकार। कि इसमें से कोई भी एक राष्ट्र यदि इसके खिलाफ हो जाए कि नहीं ये काम नहीं होगा, तो वह काम नहीं होगा। तो जब भी भारत इसका अस्थायी मेंबर बनने के लिए अपने दावा को ठोकता है और सारे कंडीशन को फुलफिल करता है, तो चाइना वहां पर वीटो का पावर क्या करता है? लगा देता है। चाइना क्या करता है? वीटो का पावर। तो भारत क्या कर लेगा भाई? पावर मिला है उसको, तो ई में क्या कर लेंगे? बस मैंने आई समझ में ना, जिसने जान लीजिए कि आज 5 नए राष्ट्र देश अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। फिर जिसमें अल्बानिया है, ब्राजील है, गेबोन है,
और 2 कोई है नया भाई, याद नहीं पड़ रहा है, जिसमें सबसे अधिक बार ब्राजील इसका क्या है, अस्थायी मेंबर रह चुका है 10 बार अस्थायी मेंबर। और अल्बानिया एक ऐसा देश है, राष्ट्र है, जो आज तक एक बार भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी मेंबर भी नहीं रहा है, याद रखिएगा। बस रहा है ना, ये तो सब कुछ समझ गया। अब सवाल यहाँ पर ये था कि सवाल, अब हम अपने सवाल पर आए। मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप तो बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ जान गए। सवाल है कि इसके कितने अंग हैं, तो इसके 6 मुख्य अंग हैं। कितने अंग हैं इसके? 6 मुख्य अंग। पानी पी लूं भाई, इसलिए पानी तब से लिया हूँ। थोड़ा सा और पानी दीजिए कुंदन जी। आधा दीजिए, आधा थोड़ा थोड़ा दीजिए। हिसाब कर दो बोलना। ये 5 अस्थायी मेंबर हैं जिनको वीटो का पावर प्राप्त है, और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं इसके, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्या वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब इसके बारे में डिटेल जब पढ़ाऊंगा। अभी इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। सबसे पहले महासभा। एक में क्या होता है? महासभा। 2 में होता है सुरक्षा परिषद। 2 में होता है सुरक्षा परिषद। 3 में होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संरक्षण परिषद, सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद कहिए या न्यास परिषद कहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका चौथा 5वां है। 5वां क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और 6ठा होगा सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6ठा कौन है अंग इसका? सचिवालय। इसको याद कर जाइएगा आप लोग ढंग से। कितने अंग है? 6। कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। याद रहेगा हो।